आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन के लिए एक बॉडी पर हम कंसीडर करते हैं दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। दिस इज वन सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी रखी है और ये इनका इंटरेक्शन हो रहा है। यहां पर फ्रिक्शन पैदा होगा और कब पैदा होगा? व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू मूव इट, तब इसमें फ्रिक्शन पैदा होगा। जब हम इसको मूव करना चाहते हैं तो हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं, दिस इज नोन एज अप्लाइड फोर्स। एज इट इज, इस पर अर्थ एक फोर्स लगा रही है, दिस इज नोन एज इट्स वेट, दिस इज वेट। ओके, ये दोनों एक्शन हो रहे हैं इस पे। इन दोनों एक्शन के अपोजिट इसमें रिएक्शन भी होता है। जब हम इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, इस तरफ एक फोर्स पैदा होता है जो इसको आगे नहीं जाने देता। वो फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। हियर इज फ्रिक्शन। जब हम इसको नीचे खींच रहे हैं, अर्थ नीचे ले जा रही है, ये नीचे नहीं जा पा रहा, ये इसको इस सरफेस को प्रेस करता है, ये सरफेस इस पर रिएक्ट करती है और इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। इस फोर्स का नाम हमने क्या दिया हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये दो एक्शन, ये दोनों रिएक्शन। ओके, ये हमने इसका डायग्राम बनाया और ये वेक्टर डायग्राम है। कितना कितना फोर्स लग रहा है, दोनों रिएक्शन का रिजल्टेंट बनाते हैं। रिजल्टेंट बनाने के लिए हमने ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और यहां से डायगोनल बनाया। दिस डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट है ये? दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज रिएक्शन। तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन को n लिख देते हैं, n, और इसको रिजल्टेंट लिख देते हैं, रिजल्टेंट। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है फ्रिक्शन और ये है रिजल्टेंट ऑफ द टू। इसमें ये जो ट्रायंगल बनता है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट, ये जो एंगल बनता है थीटा, दैट इज बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर हो सकता है आपको ये थोड़ा अजीब लगे कि इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। इधर एंगल बना हुआ है, इधर ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाले एंगल हैं। इसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं। ये अगर फ्रिक्शन इस बॉडी में जो काम कर रहा है, अगर ये फ्रिक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, तो ये वेक्टर जो यहां तक आ रहा है ये यहां तक चला जाएगा। ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, तब अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारा ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा और ये रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का ये वाला एंगल देखो, ये एंगल बढ़ जाएगा। हमने क्या एक्शन किया था? फ्रिक्शन को बढ़ा दिया, फ्रिक्शन इंक्रीज, तो ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया। और इधर का जो ये एंगल था, ये कैसा हो गया? डिक्रीज। तो फ्रिक्शन को हमने क्या किया? इंक्रीज। तो थीटा और ये नीचे का एंगल अल्फा, इन दोनों में से इंक्रीज कौन होता है? थीटा। अगर हम फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, फ्रिक्शन को हमने छोटा कर दिया, तो हमारा ट्रायंगल ऐसा बनेगा और ये एंगल छोटा हो गया। फ्रिक्शन छोटा, ये वाला एंगल छोटा, फ्रिक्शन बड़ा, ये वाला एंगल बड़ा। तो फ्रिक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? ये एंगल रिप्रेजेंट करता है। फ्रिक्शन बढ़ता है तो एंगल भी बढ़ता है, फ्रिक्शन कम होता है तो एंगल भी कम होता है। यही वाला, ये एंगल तो उल्टा चलता है। तो इसलिए
इस फ्रिक्शन का साथी कौन है, कंपेनियन कौन है, ये एंगल, क्योंकि फ्रिक्शन के बढ़ने से ये एंगल बढ़ता है, इसलिए ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके मैथमेटिकल रिलेशन भी ऐसे आते हैं कि हम इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आई विल मेक इट अगेन। This is normal reaction, this is friction, और इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट आएगा ये है रिजल्ट, और ये है फ्रिक्शन, इसके बराबर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट। Resultant of normal reaction and friction। तो किस किस के बीच एंगल है, रिएक्शन एंड रिजल्ट, ये याद रखिएगा, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी देखिए, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इस डायग्राम से, वेक्टर डायग्राम से, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन हमको मालूम है फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। Okay, so tan theta is equal to coefficient of friction. Okay, so angle of friction is angle between normal reaction and resultant of normal reaction and friction, and tangent of this angle is equal to mu, coefficient of friction। ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction, how they are related to each other, tangent of this angle is this। Okay, अब हम प्रैक्टिकल चीज लेते हैं, ये हमारी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एक और एंगल देखिए प्रैक्टिकली, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के लिए एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने ये एक दूसरी सरफेस रखी, ये एक बॉडी को रखा इस पर। अब ये वाला डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं एंगल में कन्वर्ट करता हूं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अभी तक ये गिरा नहीं, क्यों गिरना चाहिए इसको? तो आंसर है, इसको इसलिए गिरना चाहिए क्योंकि इस पर एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी और इसको हमने ऐसे थीटा से उठा दिया, इसके ऊपर ये एक बॉडी हमने रखी हुई है, ये यहां से नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है, mg, we all know it। अब यहां पर इसके परपेंडिकुलर हमने ये एक लाइन बनाई, तो इस mg फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, वो कितना होगा? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा।
ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये mg है तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज mg sin थीटा। ये mg sin थीटा इसको इधर लेके आना चाहता है और इसके कारण ये इधर आ सकती है। अगर आएगी तो किसके कारण आएगी? mg sin थीटा के कारण। अब sin थीटा कहां से स्टार्ट होता है? तो आंसर है sin थीटा 0 से स्टार्ट होता है और 0.5, 0.8 और ये कितना हो गया 100%। तो ये ऐसा बढ़ते जाता है। अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो sin थीटा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर sin थीटा बढ़ जाएगा तो ये जो टोटल फोर्स है ये भी बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है जैसे जैसे हम इसको उठाते हैं वैसे वैसे mg sin थीटा बढ़ता जाएगा और इसके नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो ये mg sin थीटा नीचे की तरफ काम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसको नीचे लाने के लिए। और ये सिचुएशन आपको फिजिक्स में बार बार आएगी, तो ऑलवेज रिमेंबर इट। ये यहां एक बॉडी, दिस इज mg, ये एंगल थीटा, तो इसके साथ ये जो एंगल हम बनाएंगे विच इज नॉर्मल टू दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ये पक्का याद रखिए। देखिए इस लाइन पर ये नॉर्मल है और इस लाइन पर ये नॉर्मल है, दोनों लाइन के बीच एंगल थीटा है, इसलिए दोनों नॉर्मल के बीच भी एंगल थीटा होगा। एक छोटा सा मैथमेटिक्स का क्लास 9, 10 में हम करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। ओके, तो दिस डायरेक्शन, this force, component of this force is mg cos theta and component in this direction is mg sin theta। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे mg sin थीटा इंक्रीज होगा, इसको नीचे लाते हैं फोर्स। लेकिन हमने क्या देखा कि इसको हम ऐसा रखे और हमने ऐसा किया तो ये नहीं खिसका अपनी जगह से। क्या इस पे mg sin थीटा काम नहीं कर रहा? आंसर है कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा? फोर्स लगने से मूव करना चाहिए, पर हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं मूव कर रहा, तो हम रिजल्ट क्या निकालते हैं कि जरूर कोई इक्वल और अपोजिट फोर्स इस पे काम कर रहा है। ये चीज हमेशा याद रखिए, जब भी हम एक फोर्स के बारे में सोचें तो साथ में क्या आना चाहिए कि उसको मूव करना है, और अगर मूव नहीं कर रहा तो इमीडिएटली हमको क्या सोचना है? There has to be an equal and opposite force acting on it, जो कि इस फोर्स को जीरो कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे नहीं जाने देता? ये हमने पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन। जब भी किसी बॉडी में इंटेंशन ऑफ मोशन आता है, mg sin थीटा बना, उसमें इंटेंशन आ गया इसको मूव करना है। अगर इसमें इंटेंशन ऑफ मोशन आता है तो इसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में यहां ये काम करना शुरू कर देता है फ्रिक्शन। एक चीज यहां पर जो हम ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कर रहे थे, इसमें हमने ये देखा था कि इधर हम एफर्ट लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, और इधर mg काम कर रहा है। एक चीज मैं इसमें नोट कराना भूल गया था कि ये ट्रायंगल हमने किस समय बनाया है। तो आंसर है ये ट्रायंगल हमने उस समय बनाया है जब फ्रिक्शन की कंडीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हम कब लेते हैं? जब क्या हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस चल रहा है और उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब फिर से इस पे आइए। यहां पर
हमने एंगल को इंक्रीज किया, mg sin थीटा इंक्रीज हो गया, नीचे की तरफ फोर्स बढ़ गया, फिर भी ये नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने ऑटो एडजस्टिंग नेचर के कारण अपनी वैल्यू इंक्रीज कर ली और ये फिर इसको बैलेंस कर रहा है। जब ये पहले 5 न्यूटन था तब भी बैलेंस कर रहा था, 10 न्यूटन हो गया तो इसने भी अपनी वैल्यू 10 कर ली और इसको बैलेंस कर दिया। एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल को बढ़ाने से क्या होता है, ये फोर्स बढ़ते जाता है। थीटा बढ़ेगा, उससे साइन थीटा बढ़ेगा, उससे mg साइन थीटा बढ़ेगा। अब ऐसा करते 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये 51 हुआ और ये स्लाइड कर गया। फिर से 10, 20, 30, ये 40, फिर धीरे धीरे हमने किया 48, 49, 50 और ये एक ये ऐसा स्लाइड होना शुरू हो गया। मान लीजिए 51 पर ठीक ये स्लाइड होता है, या 50 को जैसे ही पार करते हैं उस समय स्लाइड होता है। तो ये वाला जो एंगल है 50, जिस पर ये स्लाइड होना शुरू करता है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन, अब इस एंगल पर ये स्लिप होता है, इसका नाम हमने रखा एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, पे स्लाइड होना शुरू करता है। ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग हमने इसका दूसरा नाम दे दिया, थीटा वहां यूज किया था, लेट्स कॉल इट फाई। तो फाई इज एंगल ऑफ रिपोज। अब ये जो फाई एंगल ऑफ रिपोज है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, यहां पर हमने दो इक्वेशन देखे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, mg sin थीटा। ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन खड़ा है, थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो चल पड़ेगा, तो ये लिमिट पे आ गया है। उस समय फ्रिक्शन इसके बराबर है, सो वी गेट वन इक्वेशन mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और दूसरा इक्वेशन mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, सॉरी दिस इज फाई, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन आर, ये आ गया। और फ्रिक्शन अपॉन आर हमको मालूम है क्या होता है, फ्रिक्शन अपॉन आर म्यू, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Tangent of angle of repose is equal to coefficient of friction। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसकी टेंजेंट होती है? थीटा की। और थीटा क्या था? थीटा का नाम बोलिए, थीटा का नाम क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज की टेंजेंट भी क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इससे क्या रिजल्ट निकला कि एंगल ऑफ रिपोज ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। समझ आया? सो देयरफॉर एंगल ऑफ रिपोज, इससे हम क्या लिख सकते हैं? एक लाइन और लिख लेते हैं। देयरफॉर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दोनों किसके बराबर हैं? म्यू के बराबर। और फाई इज थीटा। फाई इज थीटा, इसका क्या मतलब हुआ? एंगल ऑफ रिपोज
is angle of friction. Angle of repose is angle of friction. तो ये हमको एक बड़ा अच्छा और कन्वीनियंट टूल मिल गया। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लास्टिक एंड पेपर, तो ये हमने लिया पेपर, ये लिया प्लास्टिक, और ये 0 डिग्री पे रखा, इसको किया 10, 20, 30, 31, 32, 33, 35, 40, ये कितना आया 40। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, वी विल फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू जिस समय एक सकता है। मान लीजिए ये 40 डिग्री पर स्लाइड हुआ, तो म्यू कितना हुआ, टेंजेंट ऑफ 40, टेंजेंट 40 डिग्री इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया? इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। इट इज सो इजी टू फाइंड इट। और यही चीज आपके प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल में अगर ये सिलेबस में रखा जाता है तो उसमें हम इंक्लाइन को ऐसा उठाते जाते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल आता है और ये जस्ट स्लाइड होना शुरू करती है। इसके साथ ही एंगल नापने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है और वी विल सी कि कितने एंगल पर आकर वो स्लाइड होना शुरू हुआ। उससे हमको क्या पता लग गया, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी टेंजेंट हम बुक से देख लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तरीका समझ आया? ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का दूसरा तरीका, एंगल ऑफ रिपोज सबको क्लियर हो गया? ओके, ये एंगल ऑफ रिपोज म्यू पे डिपेंड करता है और म्यू की वैल्यू इन दोनों सरफेस पे डिपेंड करती है। तो इससे हम पेयर टू पेयर निकालते हैं। जैसे वुड के ऊपर वुड रखेंगे तो म्यू कितना होगा, निकाल लेंगे ऐसे स्लाइड करके। वुड पर स्टील का म्यू कितना होगा वो भी निकाल लेंगे। तो एक बड़ा इजी और कन्वीनियंट रास्ता हमको मिल जाता है। एंड विद दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर एनी सेट, एनी पेयर ऑफ टू मटेरियल। इज इट क्लियर? और इसमें आप देखिए हमको कुछ भी तौलना नहीं है, मास किसी भी चीज का नहीं चाहिए। एक मेथड आपने कल पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का पिछली क्लास में। उससे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते थे, ये एक टेबल है, इस टेबल पर ये बॉक्स रखा है, इस बॉक्स का मास m है, यहां से हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया और ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, वी विल पुट ए मास हियर। जैसे ही हम यहां पर मास m अप्लाई करते हैं, दिस जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट स्टार्ट मूविंग। उसका मतलब कौन सा केस है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर इधर कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज mg, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है इस पे mg, तो ये टेबल इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ रिएक्शन, और ये रिएक्शन कितना होता है mg, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। ओके, अब यहां पर हमने जो फॉर्मूला बनाया था दैट वाज फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्शन। यहां पर फ्रिक्शन कितना है, अगर ये जस्ट स्लाइड होने वाला है तो इसका ये मतलब है कि ये वाला फोर्स किसके बराबर हो गया है, फ्रिक्शन के बराबर हो गया है। जैसे ही ये बढ़ेगा ये चल पड़ेगा, मतलब इस तरह ये फोर्स किसके बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये वाला फ्रिक्शन अब किस स्टेट में पहुंच गया है, लिमिटिंग स्टेट में, क्योंकि ये जैसे ही बढ़ेगा ये चल पड़ेगा। तो ये कौन सा केस हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रूल क्या है, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू रिएक्शन। This is constant coefficient of friction which depends upon these two surfaces. Okay, so mu is equal to friction upon reaction आ गया।
अब ये फ्रिक्शन इसके बराबर है, दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू दिस अप्लाइड फोर्स mg डिवाइडेड बाय रिएक्शन किसके बराबर है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, अगर ये कैपिटल M है तो ये कैपिटल M और ये भी कैपिटल M, so this is mg, so mu is equal to m upon n। तो हमने ये बॉडी रखी और यहां पर धीरे धीरे वेट को बढ़ाते चले गए, जितना वेट रखने से ये जस्ट स्लाइड होनी शुरू हो जाएगी, उसको नोट कर लिया। इसका मास हम पहले नोट कर चुके हैं m, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का दूसरा तरीका, दोनों तरीके समझ में आ गए, एक इस तरह से निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा एंगल ऑफ रिपोज से। अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये जो है ये क्या है हमारा एफर्ट, ये है लोड। अब आप मुझे बताएंगे, ये एक टेबल है, इस टेबल पर हमने ये लोड रखा हुआ है, दिस लोड इज 100 kg और इसको हम इधर खींचना चाहते हैं। अगर हम इसको इधर खींचना चाहते हैं और यहां पर 20 kg लगाने से ये खिसकना शुरू हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। जस्ट 20 क्रॉस करते हैं ये मूव करेगा, तो म्यू की वैल्यू बताइए। 20 अपॉन 100 दैट इज 0.2, ये म्यू आ गया, समझ आया? ओके, इससे इसको डिवाइड करना है, इससे आपको म्यू मिलेगा। फिर से ये एक बॉडी इस पर रखी है और इसका वेट है 1000 kg, यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.1 म्यू। हमको यहां पर कितना मास लगाना चाहिए जिससे ये खिसकनी शुरू हो जाए? वेरी गुड, कैसे निकाला आपने? म्यू मल्टीप्लाइड बाई आर, म्यू इंटू आर इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन को पार करने के लिए ये वाला मास लगाया, ये छोटा फॉर्मूला। तो 1000 किलो के बॉक्स को खींचने के लिए हमको कितना मास चाहिए, कितना यहां फोर्स चाहिए? 100 kg फोर्स यहां पर चाहिए, ठीक है? तो ये किसके कारण है? 0.1 म्यू के कारण। अगर हमने इसके नीचे रोलर लगा दिए, रोलर लगा के म्यू की वैल्यू कर दी 0.01, अब हमको यहां कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ओनली 10, ठीक है? मान लीजिए ये दोनों सरफेस रफ है, रफ होने से, खुरदरी होने से ये म्यू की वैल्यू हो गई 0.5। अब हमको कितना लगाना पड़ेगा? 500 किलो यहां लगाएंगे तब जाकर ये चलेगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में फेविकोल लगा दिया। फेविकोल लगाने से म्यू की वैल्यू हो गई 100। अब बोलिए कितना फोर्स लगेगा? 100 इंटू 1000, 1,00,000 किलो रखेंगे तब ये समझ में आया? तो ये हमारा जो एफर्ट है, ये एफर्ट ज्यादा होगा या कम होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यू पे। दैट इज व्हाई म्यू इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम दो चीजों को रिलेटिव मोशन देना चाहते हैं, हम किसको देखते हैं? म्यू। और म्यू कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, तब हमारा एफर्ट कम लगेगा। दूसरा, जब भी हम दो चीजों को चिपका कर रखना चाहते हैं कि हम जितना भी फोर्स लगाए वो मूव ना करे, तो म्यू कैसा होना चाहिए? मूव ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये देख रहे हो फेविकोल के लिए। इसलिए एक पेपर को दूसरे पेपर पर जब हम गम से ऐसे स्टिक करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? म्यू की वैल्यू बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। एक दूसरे में फंस जाएंगे, म्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत ज्यादा एफर्ट हमको लगेगा। So this is implication of mu and this help us to find out effort। और इसको हम क्या कहते हैं?
लोड। तो एक लोड को स्लाइड करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, दैट इज गिवन बाय म्यू। तो म्यू का सिंपल फॉर्मूला ये क्या बन गया, एफर्ट डिवाइडेड बाय लोड। ठीक है, ओके, ये सब चीजें नोट कर लीजिए। फिर मुझे एक चीज और आपको बतानी है। ओके, हम लोग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एम और mg, फोर्स mg है या फोर्स m है। तो इसके लिए एक चीज हमारी छूट गई थी, उसको अब हम अभी करेंगे, यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के दो तरह के यूनिट होते हैं। एक हमारा होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, और ये यूनिट होती है न्यूटन। दूसरी यूनिट होती है प्रैक्टिकल यूनिट, और ये प्रैक्टिकल यूनिट है, दिस इज ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट देखिए, मैंने हाथ में 100 ग्राम का बाट रखा, 0.1 kg, वो मेरे हाथ को दबाता है। कितने फोर्स से दबाता है, mg। m कितना लेंगे 0.1 और g कितना लेंगे 10, तो कितना हुआ 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। कितना मास रखा हुआ है 0.1 kg। ठीक है, अगर मैं इसको 1 kg कर दूंगा, 1 kg, तो 1 kg करने से ये मेरे हाथ को कितने फोर्स से दबा रहा है 10 न्यूटन। अब मेरे हाथ पर जो फोर्स लग रहा है उसको बताने के लिए मैं दो तरह की लैंग्वेज यूज कर सकता हूं। माई हैंड इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, माई हैंड इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑफ 1 kg वेट। दोनों का एक ही मतलब है, तो यही हमने कन्वर्शन कर लिया। क्या कन्वर्शन किया, 1 kg वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, ये वाला यूनिट क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल यूनिट, और ये वाला यूनिट कौन सा है, एब्सोल्यूट यूनिट। ये जो मास है m kg, अगर ये m kg है तो कितने न्यूटन होगा, m kg इज इक्वल टू m इंटू g न्यूटन। m kg इज इक्वल टू mg न्यूटन, क्योंकि न्यूटन मास इंटू एक्सेलरेशन हमने ये बनाया। तो ये 10 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके साथ, और प्रैक्टिकली हमने भार कितना रखा हुआ है n किलो, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस में उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस में उसको क्या बोलेंगे 1 किलो। तो वेट के 2 यूनिट हो गए, फोर्स के 2 यूनिट हो गए, एक ग्रेविटेशनल यूनिट। अब मैंने इसके ऊपर 5 किलो रख दिया, तो आपको मैंने बोला इसको 5 किलो से दबा दो, आपने 5 किलो रख दिया। बड़ा आसान है बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में और समझने में कि कितना फोर्स इसको दबा रहा है, 5 किलो। मैंने आपको बोला कि ये जो पटिया है इसके ऊपर 10 किलो से ज्यादा मत रखना, उससे ज्यादा फोर्स लगेगा टूट जाएगा। तो आप समझते हो उस बात को। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस पे 980 न्यूटन से ज्यादा फोर्स मत लगाना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 980 न्यूटन कितना होता है। हमको क्या समझ में आता है, 10 किलो, 980 न्यूटन नहीं समझ में आता। तो 10 किलो क्या हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट। 980 यूनिट क्या है, फिजिक्स का लैंग्वेज है, तो दैट इज एब्सोल्यूट। कन्वर्शन कैसे करना है, जी से मल्टीप्लाई करेंगे m को, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में, एब्सोल्यूट यूनिट। समझ आया। अब ये इसलिए जरूरी है कि यहां पर देखिए 100 kg के लिए हमने ये कितना रखा, 20 kg। अब हमारा क्वेश्चन सुनिए, देयर इज ए coefficient of friction between the two surfaces which is equal to 0.2. If the load is 100 kg, then how much will be our effort? आपने एफर्ट निकाला कितना, 20 kg। वो नहीं चाहिए, हमसे पूछा गया है। अब आंसर, इसकी लैंग्वेज सुनिए। There is a box weighing 100 kg
lying on a surface and the coefficient of friction between the two is 0.2. How much force should be applied to move it? How much force should be applied to move it? अब आपको फोर्स का आंसर किसमें देना पड़ेगा? न्यूटन। तो कैसे करेंगे हम? दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना है? 0.2। और अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है हम क्या लेते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। इसकी एब्सोल्यूट यूनिट 100 kg की क्या होती है? 100 मल्टीप्लाइड बाय g। और g कितना लेना? ये। तो अगर हम इसको g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फोर्स इन न्यूटन। तो ये न्यूटन बन गया और अब ये कितना आ गया? 200 न्यूटन। सो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड हियर? 200 न्यूटन टू मूव इट। इसी को हमने बदल दिया, हाउ मच मास शुड बी सस्टेन्ड सो दैट इट मूव्स। तो आंसर क्या आएगा? 20 kg। तो 20 kg और 200 न्यूटन एक ही चीज है। लेकिन अगर हमसे आंसर फोर्स में पूछा गया तो हम क्या आंसर देंगे? 200 न्यूटन। और अगर मास में पूछा गया तो 20 kg। अगर आप 200 न्यूटन को इस तरह से लिखते हैं, 200 न्यूटन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20 kg वेट। ये जो चीज आपने लगाई ना साथ में, वेट, इसका मतलब ये क्या बन गया? फोर्स, बिकॉज वेट इज ए फोर्स। और वेट फोर्स कैसे बनता है? मल्टीप्लाइड बाय जी। तो 20 kg वेट, 20 kg वेट किसके बराबर होता है? मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ये लिखने का तरीका याद रखिए, जब हम 20 kg वेट लिखते हैं या 200 न्यूटन लिखते हैं, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? यूनिट का डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई? तो आगे से याद रखिएगा, ये हमको फ्रिक्शन में हो या किसी भी न्यूमेरिकल में हो, ये चीज बार बार हमको काम में आएगी। तो हम देखते हैं अचानक 2000 आ रहा था और वो 200 बन गया। क्यों? न्यूटन को किसमें कन्वर्ट कर लिया गया होगा? केजी में। ठीक है? तो इस तरह से कन्वर्शन बीच में आते रहेंगे। अगर हम समझते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वी विल अंडरस्टैंड इट दैट केजी वेट एंड न्यूटन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा, म्यू निकालने का दूसरा तरीका। ओके, अब इसके बाद इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेप किस तरह से आगे बढ़ाते हैं? इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं फिर से। देखिए, ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये हमने एक मास रखा, दिस इज 50 kg, 50 kg। और यहां पर एक उन्हें लगाई, यहां पर म्यू की वैल्यू है, दिस म्यू इज इक्वल टू 0.2। और यहां पर हमने वेट लगा दिया, दिस वेट इज 15 kg। ओके, एंड आवर क्वेश्चन इज what is acceleration of this body? Acceleration of this body, इसका मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं कि बॉडी चली। एक्सेलरेशन कब लगता है? जब नेट फोर्स लगता है। तो अब आप सोचिए कि क्या इस पर नेट फोर्स लग रहा है? तो उसके लिए हमको मालूम है फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकता है। आंसर है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितना फोर्स लगा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर। तो बताइए इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? म्यू की वैल्यू कितनी? 0.2। आर कितना?
नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन में कन्वर्ट करिए 500। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया? 100 न्यूटन। ये क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कितना एफर्ट इधर से लगाएंगे ये मूव करना शुरू करेगा। आंसर है 100 न्यूटन। और हम इधर लगा कितना रहेंगे? कितना फोर्स लगा रहे हैं? 150 न्यूटन। और ये फोर्स ऐसे लग रहा है 150 न्यूटन। ये कितने फोर्स से स्लाइड होता है? 100। और हमने लगा कितना दिया? 150। कितना एक्स्ट्रा लगाया? दैट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आया? ये नेट फोर्स आ गया। अगर ये नेट फोर्स है तो नेट फोर्स क्या करता है? उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो जब उसको कोई बैलेंस नहीं करेगा तो वो एक्सेलरेशन पैदा कर देगा। या तो फोर्स को बैलेंस कर लो, और अगर नहीं बैलेंस करोगे तो वो क्या करेगा? मोशन स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेशन स्टार्ट कर देगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स और मास के रिलेशन में? वेरी गुड। तो ये क्या आ गया? नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स 50 डिवाइडेड बाय ये फोर्स किसको स्लाइड कर रहा है? मास। कितना मास? 50। ये है फोर्स और ये है मास। क्या आंसर आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? इस तरह से आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हमारा एफर्ट हो गया तो आप उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन को इस तरह से अप्लाई करना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। ओके, नॉर्मल रिएक्शन। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को प्रेस करेगी और वो उसको रिएक्ट करेगी। ये हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन 3 तरह से हो सकते हैं। इन तीनों के मेथड को देखिए और उसको याद रखिए। ये एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस है, और ये सरफेस एट प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने से इस पर नीचे फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज mg, और ये इसको ऊपर की तरफ दबाती है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड हियर r इज इक्वल टू mg। कौन से केस में? हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में ये सरफेस ऐसे इंक्लाइन है। अगर ये इंक्लाइन है और यहां पर हमने बॉडी को रखा, तो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है तो इस पर एक्चुअल फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है? mg। इस mg के हमने 2 कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट नॉर्मल टू दिस डायरेक्शन है, ये वाला। इस mg का इसके साथ कितना एंगल बना? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये कंपोनेंट कौन सा है? mg cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट दिस इज mg sin थीटा। अब ये इसको नॉर्मल डायरेक्शन में बॉक्स नीचे दबा रहा है। कितने फोर्स से? mg cos थीटा। तो ये सरफेस भी इस बॉक्स को ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगी और दबाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये इसका रिएक्शन हो गया, और ये रिएक्शन इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये 90 डिग्री बनाता है इसलिए। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए इस बॉडी को, ना ये बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू
mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब भी इंक्लाइन लेनी है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लेना है, mg cos थीटा। अब तीसरी तरह का नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये एक बॉल है, इस बॉल के साथ यहां पर हमने एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स को गिर मत जाए इसलिए हम उसको दबा कर रखते हैं। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को गिरने से बचाने के लिए हमने इसको दबा के रखा, यहां से फोर्स लगा दिया F। ये बॉक्स अपने वेट से नीचे गिरना चाहता है क्योंकि अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, कितना, mg। तो इस बॉक्स पर दो फोर्स लग रहे हैं, mg नीचे की तरफ और ये हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये, और ये अब नीचे नहीं गिर रहा है। फोर्स हमने सिर्फ उतना ही लगाया, ये नीचे मत गिरे, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कितना है, बॉक्स नीचे नहीं गिर रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? तो इसका आंसर है नॉर्मल रिएक्शन वो होगा जितना एक्शन होगा। एक्शन मतलब बॉक्स जितने फोर्स से सरफेस को दबा रहा है, सरफेस उतने ही फोर्स से रिएक्ट करके बॉक्स को दबा रही है। तो बताइए बॉक्स सरफेस को कितने फोर्स से दबा रहा है, mg से या f से? f से। ये समझ आया? अगर इसने इस पर फोर्स लगाया है F, इसने इस पर ऐसे F फोर्स लगाया, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगी वापस? दैट फोर्स ऑल्सो बी F। तो इसने इस पर फोर्स लगाया ये, और ये कितना, F। ये क्या कहलाएगा? ये है एक्शन। इसने, बॉक्स ने इस पर एक्शन किया और इसने जो इस पर किया इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्शन किसके बराबर हो रहा है? रिएक्शन इज इक्वल टू F। mg से कोई लेना देना नहीं। समझ आया? अब फिर से देखिए, हॉरिजॉन्टल के केस में हमेशा आप याद रखेंगे R किसके बराबर है, mg। अगर इंक्लाइन है तो R किसके बराबर है, mg cos थीटा। और अगर ऐसा वर्टिकल हो गया और इसको प्रेस करके रखा है तो R किसके बराबर है, फोर्स जिसने उसको प्रेस करके रखा है। यहां पर mg का कोई कंपोनेंट काम नहीं कर। समझ आया? ओके, फिर से यहां पर अगर ये R mg है तो बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन इस केस में फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहां पे आर क्या लेना है, mg। दूसरे केस में बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन म्यू इंटू आर। तो फ्रिक्शन कितना हुआ, म्यू इंटू आर। आर किसके बराबर, mg cos थीटा। फ्रिक्शन इस केस में बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू आर, और आर यहां कितना है, F। F इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स। ये यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। समझ आया? ठीक है। इन तीनों केस में रिएक्शन देखिए, इन तीनों केस में फ्रिक्शन देखिए। अब तीनों केस में फिर से हम लेते हैं कि ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया है। हाँ बोलो बोलो। हॉरिजॉन्टल, ओके ठीक है।
तीनों केस में देखिए फ्रिक्शन किसके बराबर है। यहां पर जो हम अप्लाइड फोर्स करेंगे, अप्लाइड फोर्स F, इधर कौन काम करेगा? फ्रिक्शन। तो यहां फ्रिक्शन किसके बराबर है? म्यू एम जी, और इसको रोकने वाला कौन है? अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी। इस केस में देखिए ये इधर फोर्स कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? ये एम जी साइन थीटा इसको नीचे लाना चाहता है, तो जैसे ही इसका इंटेंशन नीचे आने का है फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। और किधर, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इधर मोशन है तो दिस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन। तो यहां पर लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और ये किसके बराबर होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। ये कौन सा केस आ गया? लिमिटिंग केस। अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो हमारा फोर्स म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा होना चाहिए, यानी म्यू एम जी साइन थीटा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो एक्सेस में है देन इट विल स्लाइड, अदरवाइज इट विल नॉट स्लाइड। ये बात समझ में आई? अब थर्ड केस में आई। यहां पर ये नीचे गिरना चाहता है, कितने फोर्स से? एम जी। तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता है? तो आंसर है ज्यादा से ज्यादा एम जी हो सकता है। अगर एम जी से बड़ा हो गया फ्रिक्शन तो एम जी नीचे नहीं खींच पाएगा और ये चीज अपनी तरफ से खड़ी रहेगी। तो हम जब भी फोर्स लगाते हैं, ये वाला फोर्स, ये हम फोर्स इतना लगाते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन कैसा हो जाए? मोर देन दी एम जी। तो यहां पर देखिए डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? डाउनवर्ड एम जी। अपवर्ड ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर है? दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू अप्लाइड फोर्स, म्यू इंटू अप्लाइड फोर्स, ये वाला फोर्स। ठीक है? ये ऊपर की तरफ फोर्स है और ये नीचे की तरफ फोर्स है। अब बताइए यहां की सिचुएशन, ये कब नीचे गिरेगा, कब नहीं गिरेगा? इन दोनों को देखकर बोलिए कौन बड़ा होना चाहिए? फिर से मैं आपसे पूछता हूं, आई मेक माई क्वेश्चन क्लियर। इफ वी वॉन्ट दैट दिस बॉक्स शुड नॉट फॉल, तो कौन बड़ा होना चाहिए? यस, फॉर स्टिकिंग म्यू एफ शुड बी लार्जर देन एम जी, एंड फॉर स्लाइडिंग के लिए रिलेशन बताइए। एम जी शुड बी लार्जर देन म्यू। तो जब भी हम किसी चीज को दबाएंगे वो गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये किस पे डिपेंड करता है? एम जी, म्यू और एफ, ये तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो हम किसी चीज को ऐसा रखेंगे इसके साथ, तो फोर्स इसका म्यू और एम जी तीनों मिलाकर ये डिसाइड करेंगे कि वो रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। ठीक है? अगर एम जी बहुत ज्यादा है, 20 किलो का बॉक्स हम ऐसा आपको दे रहे हैं कि इसको संभाल के रखो, तो मुश्किल होगा, अल्टीमेटली वो स्लाइड हो ही जाएगा, उतना फोर्स हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है? और अगर मैंने इसको रखा, इसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको ऐसा रखा और ये एक उंगली बस रखी, लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि म्यू बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में और एम जी बहुत कम है इसका। समझ में आ रहा है? तो कोई चीज वॉल के साथ टिकेगी या स्लिप हो जाएगी, वो इन पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं ये सब एग्जांपल देखने के बाद अगली सिचुएशन हम लेते हैं। There is a body kept on a incline.
उस पर फोर्स कैसे काम करते हैं और हम उसको स्लाइड करना चाहते हैं, तो उसके इक्वेशंस किस तरह के होंगे देखिए। दिस इज ए inclined surface and with horizontal it makes angle theta. Here is a box and this has got mass m, so we know how much is the force acting downward, mg, and normal to the surface is mg cos theta and along the surface is mg sin theta. ये तो आप हर डायग्राम में तुरंत बना लेंगे। mg के दो कंपोनेंट, mg cos थीटा क्या करता है, सरफेस को कंप्रेस करता है, प्रेस करेगा और एक रिएक्शन पैदा करवाएगा, ये इस तरफ रिएक्शन पैदा कराएगा, और mg sin थीटा क्या करता है, इसको नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश करता है। कब मूव कर पाएगा, अगर mg sin थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया। ये हमने कंडीशन यहां पढ़ी थी, ये mg sin थीटा, ये लिमिटिंग है। अगर mg sin थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई अब ये मूव करेगा, और इससे कम है तो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज कंडीशन ऑफ मोशन, इसको यहां नोट करते हैं। कंडीशन फॉर मोशन, mg sin थीटा डाउनवर्ड शुड बी more than mu into mg cos theta। ये हमारी कंडीशन ऑफ मोशन आ गई। ये बात समझ में आई कि उसको ज्यादा होना चाहिए तभी वो बॉडी नीचे आएगी, अदरवाइज वो वहीं खड़ी रहेगी। कब तक, लिमिटिंग तक। ओके, फिर से इस पर आते हैं। mg sin थीटा, mg cos थीटा, और कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि सपोज mg sin थीटा इज लार्जर देन म्यू इंटू mg cos थीटा, देन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ओके, हमें यह बोला जा रहा है कि उसको स्लाइड डाउन मत होने दीजिए। अगर हम उसको नीचे स्लाइड डाउन नहीं होने देना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर है एक फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे ताकि वो नीचे मत जाए। यहां पर हम एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड। तो हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मच शुड बी दिस फोर्स अप्लाइड so that body does not move। How much force should be applied to stop the body from sliding। अगर बॉडी यहां पर स्टॉप कंडीशन में है उस समय फोर्सेस के इक्वेशंस क्या है, तो आंसर है डाउनवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है, द कंडीशन फॉर स्लाइडिंग इज डाउनवर्ड फोर्सेस शुड बी मोर देन द अपवर्ड फोर्सेस, तो नीचे स्लाइड होगा। और अगर मैं उल्टा कर दूं, इफ अपवर्ड फोर्सेस आर मोर देन द डाउनवर्ड फोर्सेस, तब क्या होगा, बॉडी विल गो अप। अभी हम किस सिचुएशन पर हैं, आउट ऑफ दिस अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ये बॉडी जब नीचे स्लाइड करने लगती है, इसको रोकने के लिए हमको एक फोर्स लगाना है। तो यहां फ्रिक्शन कहां पर है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है, इस फोर्स के अगेंस्ट नीचे की तरफ है या mg sin थीटा के अगेंस्ट ऊपर की तरफ। कैसे मालूम, क्या रूल लगाया आपने, डायरेक्शन का क्या रूल लगाया आपने, रूल लगाया ठीक,
क्या रूल लगाया है? दैट फ्रिक्शन हैज ए डायरेक्शन अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन। इस बॉडी का इंटेंशन किधर जाने का है? नीचे। नीचे जा रही थी, हमने पकड़ लिया कि नीचे मत जाए, तो अगर इसका इंटेंशन नीचे जाने का है तो फ्रिक्शन किधर बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू है 100 और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 70, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता। तो एक नेट फोर्स कितना बन गया? 30। तो हमको ये फोर्स कितना लगाना पड़ता है? 30। तो 70 ये 30 ये कितना हो गया? 100। और ये भी कितना? 100। दोनों बैलेंस हो गए। अब ये बॉडी नहीं चलेगी। अगर हम अपना फोर्स 30 से कम कर देंगे तो क्या होगा? बॉडी चल पड़ेगी। समझ आया? तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज हाउ मच? कैलकुलेशन बोलिए, हाउ मच इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड? दिस माइनस दिस। ये मैथमेटिक्स समझ में आ रही है आपको? ओके, सो एट minimum force to stop, at minimum force to stop हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अब बताइए फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू आर। यहां पर आर कितना है? mg cos थीटा। आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसने इसको बैलेंस किया हुआ है, इसने इसको बैलेंस किया हुआ है, तो आर की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos theta is equal to the force required। तो फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्स टू स्टॉप, फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप, टू स्टॉप फॉलिंग, और टू स्टॉप फॉलिंग डाउन, और टू स्टॉप स्लाइडिंग डाउन। द फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, इन दोनों से mg कॉमन निकाल लेते हैं, mg, और अंदर क्या होगा? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस। दिस इज मिनिमम अप्लाइड फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड द स्लाइडिंग डाउन। ये अब देखिए अगला केस हम लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप? हम इसको ऊपर खींचना चाहते हैं। बताइए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी? अगर हम इसको ऊपर खींचना चाहते हैं, खींच रहे हैं, फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और ये ऊपर आने लगी। जैसे ही ऊपर आने लगी, बताइए फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? यस, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी
डाउनवर्ड। विल बी डाउनली इंक्लाइन। तो यहां पर अब फ्रिक्शन किधर बनेगा? इस तरफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन ने अप्लाइड फोर्स का साथ छोड़ दिया, क्योंकि फ्रिक्शन का नियम क्या है? टू अपोज द इंटेंशन ऑफ मोशन। यहां इंटेंशन ऑफ मोशन किधर था इसका? नीचे गिरने का। तो फ्रिक्शन किधर लग गया? ऊपर। वहां पर हम उसको किधर ले जाना चाहते हैं? ऊपर। इसलिए फ्रिक्शन किधर हो गया? नीचे। नाउ हाउ मच इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड? ओके, ये दोनों चीजें हमारी आ गई। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप फॉलिंग डाउन, दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप। क्या दोनों एक जैसे फोर्स हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग है। कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा कम है? यस, कितना ज्यादा है? mg sin थीटा दोनों में है। ये है माइनस और वो है प्लस। कितना ज्यादा है? 2 म्यू कॉस थीटा 2। पहले यहां से 0 पहुंचोगे ना, फिर उतना और ऊपर जाओगे, तब जाके उसको खींच पाओगे। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक अगली क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचने का। सोचिए, mg sin थीटा की वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 70, 170। तो जब ये नीचे गिर रहा होगा तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? नो, सिंपल, कीप इट सिंपल। 100 mg sin थीटा की वैल्यू है, नीचे ला सकता है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 70। तो नीचे गिरेगा ये, कितना फोर्स हमको यहां देना पड़ेगा टू स्टॉप इट? 100 माइनस 70 कितना? 30 फोर्स हमने लगाया, नीचे नहीं गिरेगा। इज दिस क्लियर? अब हम उसको बढ़ाकर ऊपर खींच लेना चाहते हैं। यहां ये कितना है? 100, ये कितना है? 70। तो ऊपर खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए? और नीचे गिरने से रोकने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ 30। 30 में हम उसको रोक सकते हैं, खींच नहीं सकते। खींचना हो तो कितना लगेगा? हाँ, इतना ज्यादा लगेगा। कितना लगा खींचने के लिए? 170। और नीचे रोक रहे थे तो 30। अगर हम उस पर 40 फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा। 50 लगाया, कुछ नहीं होगा। 100 लगाया, कुछ नहीं होगा। 120 लगाया, कुछ नहीं होगा। 150 लगाया, कुछ नहीं होगा। 170 के ऊपर लगाया तो वो ऊपर आना शुरू होगा। यानी फोर्स का एक रेंज है 30 to 70, 30 to 170। वो वाले रेंज के लिए फोर्स का कोई एक्शन इस पर नहीं होता, बॉडी अपनी जगह खड़ी है। तो एक इंक्लाइन पर एक बॉडी है m मास की, फोर्स का वो रेंज बताओ जिस रेंज के लिए वो बॉडी मूव नहीं करेगी। वो जिस रेंज के लिए वो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्वेश्चन फिर से समझिए। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स
for which this body with mass m will not move. अगर हमारा फोर्स 30 से कम है तो बॉडी मूव करेगी नीचे की तरफ. अगर हमारा फोर्स 170 से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी ऊपर की तरफ. बॉडी नहीं मूव करे उसके लिए हमारा फोर्स कहां से कहां तक? 30 to 170. ये समझ आया? दिस इज रेंज ऑफ द फोर्स फॉर विच द बॉडी विल नॉट मूव. अब वो रेंज ऑफ फोर्स इसमें कहां है एक्सप्रेशन? तो आंसर क्या है? ये तो हमें नीचे लग रहा है म्यू mg cos थीटा. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था जो कि पहले इसको कम कर रहा था, इसकी सपोर्ट कर रहा था. अब ये इसके अगेंस्ट में आ गया. तो फोर्स का रेंज कितना होगा? वो फोर्स का रेंज होगा दिस, ये वाला. एक बार फोर्स हमारा क्या करता है? इसको बढ़ा के 0 करता है. तो कितना फोर्स लगाना पड़ा हमको? म्यू mg cos थीटा 70. उसके बाद फिर ऊपर कितना और ज्यादा चलने के पहले लगाना पड़ेगा? 170 और लगाना पड़ेगा. यानी 2 बार हमको क्या लगाना पड़ा? म्यू इंटू mg cos थीटा. 2 बार इतना फोर्स को बढ़ाएंगे तब जाके वो ऊपर खींच पाएगा, तब तक ऊपर नहीं खींच पाएगा. तो किसी चीज को नीचे नहीं गिरने दें, उसके लिए हमको इतना फोर्स चाहिए, लेकिन अगर उसको ऊपर खींचना है तो इतना फोर्स चाहिए, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए. तो ये रेंज कितना हुआ? तो आंसर है म्यू mg cos थीटा का डबल. ठीक है, ये उसका रेंज हुआ. तो इसको नोट कर लेते हैं. रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच the body does not move is 2 mu mg cos theta. ठीक है, दिस इज रेंज ऑफ द फोर्स फॉर विच इट विल नॉट मूव. अगर आप इसको प्लस माइनस करके लाना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है. ये वाला फोर्स इसमें से इसको माइनस कर दो. माइनस करोगे तो mg sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस बन के उसमें ऐड हो जाएगा. यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. तो किस फोर्स रेंज के लिए बॉडी मूव नहीं करेगी? 2 mu mg cos थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ द फ्रिक्शन. बेसिकली ये क्या चीज है? ट्वाइस फ्रिक्शन. पहले फ्रिक्शन ऊपर था, फिर फ्रिक्शन नीचे हुआ, तो हमको उसका डबल पार करना पड़ा, तब जाकर ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है. ओके, तो ये इस तरह से फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस होते हैं. हर जगह आप डायरेक्शन कैसे तय करेंगे? जिस तरफ उसका इंटेंशन ऑफ मोशन होगा उसके उल्टी तरफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन. फ्रिक्शन की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे? म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. इससे हमको हमेशा फ्रिक्शन की क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है, कोई बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी ये किस पे डिपेंड करता है? दैट अप्लाई फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन और मोर देन फ्रिक्शन. If applied force is more than friction, then body will move. If applied force is less than friction, the body will not move. Okay? तो ये फ्रिक्शन के बारे में कैलकुलेशंस और कुछ चीजें हुई. अब ये सारा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में. अब इसके बाद हमने एक और चीज, अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्टैटिक फ्रिक्शन. उसमें क्या 2 चीजें पढ़ी? ऑटो एडजस्टिंग और लिमिटिंग. उसके बाद दूसरी तरह का फ्रिक्शन कौन सा था? दैट वाज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कब पैदा होता है? इसी में थोड़ा सा कर लेते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी स्मॉल. काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक नियम आप याद रखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन.
लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑटो एडजस्टिंग से नहीं, क्योंकि ऑटो एडजस्टिंग तो 0 से स्टार्ट होता है, तो काइनेटिक किससे कम होता है, लेस देन, यस, फ्रिक्शन काइनेटिक इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जैसे जैसे हम एफर्ट बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। ये हमने लगाया एफर्ट और ये रहा फ्रिक्शन, तो एफर्ट बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ते जाता है, दोनों इक्वल, ये लिमिट आ गई। अब अगर हम ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो फ्रिक्शन और ऊपर नहीं जाएगा। अब हम एफर्ट को बढ़ा देंगे, फ्रिक्शन ऊपर नहीं जाएगा, ये हमको स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां पर ऐसा बना। What does this show? This is limiting friction. और उसके बाद भी अगर हमने अपना एफर्ट बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, या क्या कहते हैं उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ और वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। स्लाइडिंग कब होगा और रोलिंग कब होगा? देखिए, ये है एक बॉडी, ये है इसका साइड ए, नीचे वाला साइड है बी, ये साइड है सी, ऊपर वाला साइड है डी। थोड़ी देर बाद ये बॉडी हमको यहां पर दिखती है, ये है ए और इधर है बी, ये बी है, अभी भी बी है, ये फिर हमने देखा अभी भी बी है। दूसरा तरीका देखिए, ये बॉडी यहां पर है ए बी सी, ये यहां चली गई और अब ये हो गया सी बी ए। क्या हो गया? सरफेस चेंज हो गई। फिर अब हम इसके आगे गए तो यहां पर एक बार ये और घूम गई, अब नीचे कौन आ गया? ये वाला जो मोशन है, दिस इज नोन एज रोलिंग एंड दिस इज नोन एज स्लाइडिंग। In sliding, the surface of moving body does not change. In rolling, the body in contact, the surface in contact keeps on changing. यही तो होता है रोलिंग। ये हमने फिजिक्स में डेफिनेशन बनाई। रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग वेरी स्मॉल, कंपेयर टू स्लाइडिंग। ठीक है, तो अगर हमको कम एफर्ट में किसी चीज को मूव करना है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। हमको किस फ्रिक्शन के लिए कोशिश करनी चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्लाइडिंग करें या रोलिंग करें? रोलिंग। इसलिए हम अगर किसी बहुत भारी वेट को दूसरे वेट पर खिसकाना चाहते हैं, ये इसको यहां पर ऐसे चलाना चाहते हैं, यहां हमने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगा, हमने इसके नीचे चक्के लगा दिए। अगर इसके नीचे व्हील लगा दिए तो सरफेस रोल होनी शुरू हो जाएंगी, और अब हम देखते हैं कि 10 की बजाय हम 1 न्यूटन लगाते हैं कि आराम से गाड़ी ऐसे चलते जाती है। इसलिए जहां भी हमको एफर्ट लगाना हो, व्हाट वी ट्राई टू मेक रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, और इसके लिए हम हर जगह इसको यूज करते हैं। जैसे चक्कों में बॉल बेरिंग लगाते हैं, व्हील एक्शन बना लेते हैं सो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस। मशीनों में हर जगह हम क्या कोशिश करते हैं? बॉल बेरिंग लगाएं। जहां पर बॉल बेरिंग पॉसिबल नहीं है तो उस सरफेस को ऐसे घिसना ही है, तो हम उसके बीच में ऑयल डाल देते हैं। ऑयल के एक्शन को दो तरह से समझिए। एक, ऑयल की सरफेस एक फिल्म बनाती है, वो फिल्म और मेटल, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, तो एफर्ट कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स बहुत कम हो जाएगा।
दूसरा, हम ये मान सकते हैं ऑयल या ग्रीस इसके छोटे छोटे पार्टिकल बॉल जैसा काम करते हैं, छर्रे जैसा काम करते हैं, और जब हम इसको ऐसा खिसकाएंगे तो वो सब गोल गोल घूमेंगे। ये ऐसा गोल घूमेगा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, वो सब ऐसा गोल गोल घूमते हैं। दोनों मेटल को मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आने ही नहीं देते। बीच में एक लेयर किसकी बन गई? ऑयल की, और ऑयल के सब मॉलिक्यूल गोल गोल घूमेंगे जैसे कि चक्के लगे, व्हील लगे। तो ऐसा करिए और ये सारे व्हील गोल गोल घूमेंगे, इट बिकम्स वेरी स्मूथ। ये लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन में बेसिकली हम कौन सा फ्रिक्शन ले आते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आया? तो इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन से हम एफर्ट को कम कर सकते हैं। क्यों कम करना चाहते हैं? ताकि फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हीट कम पैदा होगी और हमारे लॉसेस कम होंगे। फ्रिक्शन से लॉसेस क्या है? बॉडी गर्म होती है, बॉडी में वियर एंड टियर होता है, बॉडी टूट जाती है वियर एंड टियर हो, इसलिए फ्रिक्शन कम होना चाहिए। हमारी जितनी मशीनें वियर आउट होती हैं सब फ्रिक्शन के कारण। मशीन घिस गई, क्यों? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था, और फ्रिक्शन के फोर्स के कारण वो धीरे धीरे डिफॉर्म हो जाती हैं, घिस जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं फ्रिक्शन कम हो। ऑयल देते हैं, ग्रीस देते हैं, फ्रिक्शन कम करते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत यूटिलिटी है, उसके बिना मोशन नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जहां हमको जरूरत हो फ्रिक्शन ज्यादा। अगर बर्फ वाली सड़क पर कार नहीं चल सकती है तो हम उतर कर उसमें रेत डालते हैं, ऐसा कुछ डालते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है? जब हम सड़क पर जाते हैं तो एक और चीज, कार जब स्किड करती है या मोटरसाइकिल स्किड करती है, क्यों करती है? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कम होता है। इसके बारे में कभी कभार हमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो टायर होता है, व्हील का टायर, दैट टायर शुड इट बी फ्लैट और शुड इट हैव द ग्रूव्स? उसमें ग्रूव कटी रहती है ऐसे, वो ग्रूव की क्या यूटिलिटी है? तो सबको याद है कि ग्रूव से फ्रिक्शन बढ़ता है, इसलिए हम ग्रूव यूज करते हैं। और ग्रूव नहीं होता तो हमको क्या बोला जाता है? हमको ये बोला जाता है कि टायर फ्लैट हो गया है, स्लिप हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, उसको चेंज करो। चेंज नहीं कर सकते हो तो कम से कम सामने मत लगाओ कि स्किड मत हो जाए। तो हमको ये याद हो जाता है कि फ्लैट सरफेस स्किड होती है। अब उसका थोड़ा गणित समझिए। फ्लैट सरफेस और ग्रूव्ड सरफेस दोनों में से फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होता है? तो फिजिक्स का आंसर याद रखिए, फ्लैट सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्लैट सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ये एक सरफेस है फ्लैट, मैं आपको बताता हूं। एक पेपर है फ्लैट, उसको मैंने ऐसा गीला किया, गीला करके ग्लास के ऊपर रख दिया। अब मैंने बोला इसको खिसकाइए, खिसका के देखा है कभी? गीला पेपर चिपक जाता है, नहीं खिसकता। क्यों? उसके बीच में बिल्कुल हवा नहीं है, उसके बीच में कोई जगह नहीं है, दोनों सरफेस एकदम ऐसे कांटेक्ट में आ गई है 100%, और वो नहीं खिसक पाता। खिसकने के लिए क्या चाहिए? आंसर है खिसकने के लिए चक्के चाहिए, व्हील चाहिए। अब देखिए, इस पुस्तक को मैंने यहां पर रखा, हमको दिखे या ना दिखे, हर चीज पे थोड़ी थोड़ी डस्ट होती है। ये वाली सरफेस पूरी की पूरे इसके कांटेक्ट में नहीं आई। दोनों चीजों को मैं अलग अलग लेता हूं। ये पूरी कांटेक्ट में नहीं आई, सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 जगह पर कांटेक्ट में आई और बाकी जगह हवा में। अब मैं इसको खिसकाता हूं, आराम से खिसकती हूं। क्यों? ये पेपर क्यों नहीं चिपका इसके साथ? क्योंकि कितने पॉइंट कांटेक्ट में आए? 4। और जो पेपर एकदम प्लेन पेपर लिया था और गीला भी कर लिया था और उसको लगाया, उसमें कितने कांटेक्ट में आए थे? सब के सब। इसलिए उसमें पकड़ ज्यादा हो, तो प्लेन सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा हो। अब अगर ऐसा होता है तो प्लेन सरफेस का टायर स्किड क्यों करता है? उसका आंसर समझिए। इस पर मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने इसको रखा, ये
और ये प्लेन सरफेस है, सारे के सारे डस्ट पार्टिकल इसके नीचे आ गए। अब इसको ऐसा खिसकाया, बड़े आराम से चलता है। क्यों? सारे डस्ट पार्टिकल तो इसके व्हील बन गए, सब आराम से घूम रहे हैं और ये अपना आराम से चल रहा है। ठीक है, सड़क गीली है, गीली सड़क पर हमारे मोटरसाइकिल का व्हील है और ये प्लेन है, हमने ऐसे रखा, सारे पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब क्या बन गए? उसके रोलर्स, रोलर्स बन गए। थोड़ा सा ऐसा या ऐसा फोर्स लगा, ये ऐसा स्किड हो गया, ऐसा स्किड हो जाएगा। क्यों? वो सब रोलर है। कौन सा फ्रिक्शन चालू हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप देखिए, अगर ग्रूव वाला होता है तो कैसे होता है? अगर उसमें ग्रूव बनी हुई है तो सरफेस को, ये नीचे की सरफेस है जिस पर वाटर है, ये इस पर हमने ग्रूव वाली सरफेस को रखी। ग्रूव वाली सरफेस कैसी होती है? ये, फिर एक ग्रूव कटा हुआ है, फिर ये, फिर एक ग्रूव कटा हुआ है, फिर ये रबर, फिर एक ग्रूव कटा हुआ है। ऐसे ये इसमें रबर है। अब देखिए, ये रबर जैसे ही इसको दबाएगा, ये रबर जैसे ही ये वाटर पार्टिकल्स को दबाएगा या डस्ट पार्टिकल को दबाएगा, ऐसे पिचकाएगा उनको जोर से, वेट से अपने, जब ये पिचकाएगा तो ये इस ग्रूव में चला जाएगा, ये वाला इस ग्रूव में चला जाएगा, जगह है वहां जाने की, ये दोनों उस ग्रूव में चले गए तो इसका, इस पॉइंट ए का इस पॉइंट बी से कांटेक्ट हो गया, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ गया। कितनी सरफेस के लिए? इतनी सरफेस के लिए फ्रिक्शन आ गया। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा मजबूत फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बीच के रोलर्स नहीं। रोलर कहां चले गए? दब के ग्रूव्स में चले गए। अच्छा, अब इसके ऊपर प्लेन सरफेस लगाइए, ये फ्लैट सरफेस, इसने इसको यहां दबाया, इसने भी दबाया, इसने भी दबाया, कहां जाएंगे? ये जगह ही नहीं, ग्रूव नहीं है, जाने की जगह नहीं है, तो दब तो जाते पर रहते तो वही है। तो चक्का लगा हुआ है, लोड भले बढ़ गया लेकिन व्हील तो है। अब जब इस पर एफर्ट होगा खिसकने का और इस पर एफर्ट होगा तो इसके पास रोलर नहीं है, सारे रोलर इसके कहां चले गए? ग्रूव में। इसके पास रोलर अभी भी हैं। कौन फिसलेगा? फ्लैट सरफेस फिसलेगी, लेकिन फिसलेगी इसके लिए जिम्मेदार कौन? जो उसके बीच में फंसा हुआ है, यानी जो बीच में रोलर का काम कर रहा है। लेकिन हमने इसको कांटेक्ट में आने ही नहीं दिया ना, आ नहीं पाया। अगर ये आता तो ये देखिए 15 सेंटीमीटर इसके कांटेक्ट में आ गया, यहां पर 1 सेंटीमीटर नहीं आया नीचे के कांटेक्ट में, सबके बीच में रोलर है। अगर हम ये पूरे रोलर हटा दें और ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में आ जाए तो 15 प्लस 5 टोटल मिला के ये कितना कांटेक्ट में आता? 20। इसके सारे रोलर हटा दो, कितना कांटेक्ट में आएगा? 15। इसके सारे रोलर हटा दो, कितना कांटेक्ट में आएगा? 20। किसकी पकड़ ज्यादा होगी? 20 वाले की पकड़ ज्यादा होगी, फ्लैट की, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। ठीक है, अब बताइए, नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स यू शुड अंडरस्टैंड कि दोनों में कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। फ्लैट सरफेस और ग्रूव्ड सरफेस, दोनों में फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होता है? तो आंसर है फ्लैट सरफेस में ज्यादा होता है। लेकिन स्लिप कौन करता है? फ्लैट सरफेस स्लिप करती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे के पार्टिकल्स को मूव करने की जगह नहीं है और यहां पर हमको रोलिंग फ्रिक्शन मिल जाता है। समझ में आया? तो फ्रिक्शन किसमें ज्यादा? फ्लैट में कि कर्व में? फ्लैट में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। लेकिन फ्लैट व्हील को क्यों नहीं अप्लाई करते? बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स और द डस्ट पार्टिकल हैव नो प्लेस टू गो इन द ग्रूव, सो दे विल एक्ट एज रोलर्स, और इसीलिए गाड़ी फिसलती है। आप जहां देखेंगे थोड़ी सी रेत है, गाड़ी ज्यादा फिसलती है, कीचड़ है, गाड़ी ज्यादा फिसलती है। क्यों? वो रोलर बन जाते हैं और कांटेक्ट हमारा हट जाता है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है? ग्रूव बना दो,
आप देखो ग्रूव वाला नया टायर लेके जाते हो, कीचड़ में भी जाते हो, कीचड़ से गाड़ी निकलती है तो पीछे निशान दिखते टायर के कीचड़ में बने हुए। वो क्या एक्शन हुआ है, इसने इसको दबाया और ये कीचड़ यहां भर गया। टायर आगे बढ़ता है तो उसके निशान दिखते हैं ना। उस समय यहां पर क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ गया फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये कांटेक्ट में आ गए। ये फ्लैट था, कांटेक्ट में नहीं आ पाया, क्योंकि वो निकल के जाएगा भी कहां, इतनी चौड़ी जगह। समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ द फ्रिक्शन एक्ट्स। ओके, तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं।